पेज नंबर 76 पे ये जो स्पेशल अलाउंसेस है, ये मैं एक बार तुम्हें रिकैप करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रांसफर अलाउंस। जब तुम एज एन एम्प्लॉय मेरे लिए ऑफिशियल ड्यूटीज पर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल का मतलब आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो, और ट्रांसफर, अगर मैं तुम्हारी ट्रांसफर ही ना कर देता हूं, तो इस ट्रैवल करने में ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए और जो ट्रांसफर करने में जितना भी तुम एक्सपेंडिचर कर देते हो, वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर बैलेंस कुछ बचा लेते हो, मैंने फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 20,000 दिया, तुम्हारा 18,000 इनकर हुआ, बाकी 2,000 बच गया, तो दैट 2,000 विल बी टैक्सेबल टू यू। अगर तुमने पूरा 20,000 खर्च कर दिया, पूरा एग्जाम्प्ट 21,000, 22,000, 25,000, 30,000 कुछ भी खर्च कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। जो एम्प्लॉयर से मिला आपको, एम्प्लॉय को, उसमें से अगर कुछ बचा लिया, तो वो आपको एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल हो। देन बच्चों, कन्वेंस अलाउंस, सिटी लिमिट्स में ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरे करते करते कन्वेंस का जितना भी एक्सपेंडिचर मैं तुम्हें देता हूँ, फॉर एग्जांपल हर महीने मैं तुम्हें 10,000 दे देता हूँ, अब किसी महीने तुम 9,000 खर्च करते हो तो 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा, किसी महीने पूरा 10,000 ही खर्च कर देते हो तो नथिंग इज टैक्सेबल, किसी महीने 11,000 खर्च कर देते हो तो नथिंग इज टैक्सेबल, एंड अकॉर्डिंग कुछ सेविंग की तो दैट विल बी टैक्सेबल। डेली अलाउंस, ये जब तुम यहाँ से बाहर हम तुम्हें भेजते हैं दूसरे स्टेट में, मतलब दूसरी जगह पे, तो वहां पर जो रहने खाने पीने के खर्चे हैं उसको कवर करने के लिए देते हैं, उसमें से जितना तुमने सेव कर लिया वो टैक्सेबल, जितना खर्च कर दिया एग्जैक्ट। हेल्पर अलाउंस, मैंने तुम्हें हेल्पर के लिए अलाउंस दिया, मैंने तुम्हें कहा कि ये आपके लिए ड्यूटी है, आपने कहा सर इसके लिए तो एक असिस्टेंट लगेगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, असिस्टेंट तुम अपने आप देख लो, मुझसे ये 10,000 रुपीज पर मंथ ले लो, और तुमने हेल्पर अपने आप अपॉइंट कर लिया, और उनको तुमने जितना भी खर्च किया वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 से ऊपर खर्च किया, सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 10,000 से कम खर्च किया तो जितना बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सॉरी रिसर्च अलाउंस, रिसर्च अलाउंस में मैंने आपको रिसर्च के लिए जो अलाउंस दिया वो फुली आपका जितना भी उसमें से खर्च हो गया एग्जाम्प्ट, बैलेंस टैक्सेबल। ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, फिर बता रहा हूँ, रिसर्च चाहे आपकी करंट प्रीवियस ईयर में हो, चाहे प्रीवियस ईयर को क्रॉस कर जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसर्च चाहे आपकी क्रॉस कर जाए, मैंने आपको 31 मार्च तक के लिए दिया, लेकिन आपकी रिसर्च अप्रैल में जून में भी चली, तो वो भी जो खर्चा हुआ उसकी भी एग्जेम्पशन मिलेगी, कुछ बचा लिया तो वो टैक्सेबल होगा, जितना खर्च हो गया वो टैक्स एग्जेम्प्ट। और लास्ट में बच्चों यूनिफॉर्म अलाउंस, मैंने तुम्हें यूनिफॉर्म के लिए जो दिया वो एग्जेम्प्ट हो गया, बैलेंस मतलब जो तुमने खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्ट हो गया, बैलेंस। एम आई राइट? ये 6 अलाउंसेस आपके सामने जो आए थे, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने एक्सपेंडिचर कितना किया, उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कुछ बचा लोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब आपके सामने अप्रोक्सीमेटली 5 अलाउंसेस, इन्होंने टेबल थोड़ा छोटा कर दिया है, उसके अंदर हम तुम्हें फिक्स्ड अमाउंट आपको एग्जेम्पशन दे रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट एग्जेम्पशन दे रहे हैं, पेज नंबर 77 पे आपको नजर आएगा। आप चाहे जितना मर्जी खर्च करो चाहे ना खर्च करो, जितना हम कह रहे हैं उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस, अगर हम तुम्हारी को ऑफिशियल ड्यूटीज की वजह से ट्राइबल एरियाज में भेज दें या शेड्यूल्ड एरियाज में भेज दें, तो आपको जितना भी एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा उसमें 200 रुपए पर मंथ आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, बैलेंस टैक्सेबल, जितना भी मिला। फॉर एग्जाम्पल आपको 5,000 रुपए मिला तो 4,800 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, 200 रुपए फिक्स्ड अमाउंट एग्जेम्पशन का। नेक्स्ट है बच्चों अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, बहुत ध्यान से सुनना, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज यानी कि ये उन एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वर्किंग है, मेट्रो में, डीटीसी में, रेलवेज में, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वर्किंग है। मान लो तुम सारे के सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वर्किंग हो, है राइट, और मैं तुम्हारे को अलाउंस दे रहा हूं, ये इन द नेचर ऑफ डेली अलाउंस होता है, याद रख, तुम्हें इसके नेचर में नहीं जाना। मैंने जो भी तुम्हें, तुम ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉइज हो, अगर तुम्हें कोई अलाउंस दिया तो उसमें ध्यान से सुनो, लास्ट कॉलम में तुम्हें पढ़ने को आ रहा होगा, 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, ये पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। ध्यान से सुनो, मैंने मान लो तुम्हें 15,000 रुपीज का अलाउंस दिया पर मंथ, सो 15,000 रुपए का 70% इज 10,500, 10,500 और 10,000 विच एवर इज लेस 10,000 इज एग्जेम्पशन, बैलेंस आपको मिला 15,000 रुपीज पर मंथ है, 10,000 एग्जेम्प्ट हो गया, बाकी 5,000 आपका टैक्सेबल हो गया। मैंने मान लो आपको 12,000 रुपए दिया पर मंथ, तो 12,000 का 70% 8,400 और 10,000 विच एवर इज लेस 8,400 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मिला आपको 12,000, 84 एग्जाम्प्ट हो गया, बैलेंस 3600 आपको
टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको तनु एंड प्रियंका आपको भी क्लियर हो रहा है बेटा सब कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है ना, ठीक है। रूल है बेटा, रूल है। देखो इनकम टैक्स के रूल्स के ना रिवर्स चल रहा है। गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू चाहिए, एक्चुअली गवर्नमेंट रिवर्स चलती है। गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर करना है, उसके लिए उनको रेवेन्यू कहां से आएगा, उसमें से इनकम टैक्स में से कितना आएगा, वो इनकम टैक्स को कवर करने के लिए कितनी एग्जम्पशन दे सकते हैं, कितनी डिडक्शन दे सकते हैं, बाकी कितनों को टैक्सेबल करना होगा, ये उस हिसाब से रूल बनते हैं बेटा। तो ये रूल है तो रूल है बेटा। आमतौर पर एक्चुअल में ये वेलफेयर इकोनॉमीज होती है, वेलफेयर इकोनॉमीज में एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता। बाकी रियल ग्राउंड्स पे तो मैं उसके बारे में तो कुछ समझ रहे हो ना, तो वो तो अलग चीज। बट हमारे को एज ए स्टूडेंट ये इनकम टैक्स एक्ट रूल है हमारा, उन्होंने कहा इतना एग्जाम्पशन है तो इतना ही एग्जाम्पशन है बेटा, वी कांट क्वेश्चन इट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मतलब मैंने एज एन एम्प्लॉयर तुम्हें एज एन एम्प्लॉय या कोई ऐसे एम्प्लॉय जिसके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या चाइल्ड है, उसकी एजुकेशन के लिए मैंने अलाउंस दिया, तो बड़ा पुराना अमाउंट चल रहा है अभी भी, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये एग्जाम्पशन मिलेगी। समझ लो, मान लो ये मिस्टर ए है, इनके 2 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और उनको मैं एजुकेशन अलाउंस दे रहा हूँ 5,000 रुपए पर मंथ पर बच्चा, तो मैं उनको दे रहा हूँ 10,000 रुपए, तो उनको 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि 2 बच्चों का दे रहा हूं तो 200 रुपए की उनको एग्जाम्पशन मिलेगी 10,000 रुपए में से, तो बाकी 9800 रुपीज मुड़ रहे। मतलब ये एग्जाम्पशन बहुत पुरानी चली आ रही है। 100 रुपीज को रिवाइज कर देना चाहिए, अब तो बहुत छोटा अमाउंट है। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। और मान लो मैं जिन मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ, अगर उनके 3 बच्चे हैं और मैं तीनों के लिए अलाउंस दे रहा हूँ, तो तीसरे का सारा टैक्सेबल, कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ, वो भी अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। और अगला तो और भी मजेदार है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अगर किसी एम्प्लॉय के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का एक्सपेंडिचर कितना होता है, यू नो इट। उसमें हमने 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन जो है एग्जाम्पशन दिया, 300 रुपए पर मंथ। आप समझ कितना ह्यूज अमाउंट दिया है हमने, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे वहां रह रहे हैं, हॉस्टल में ही रह रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से उनको 400 रुपए की एग्जाम्पशन होगी। 100 रुपीज एजुकेशन अलाउंस, 300 हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, तो 400 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जाम्पशन होगी, और वो भी मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, थर्ड चाइल्ड के लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल। यस और नो? ध्यान रहे, अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। हो सकता है फर्स्ट और सेकंड की कुछ एग्जाम्पशन बच रही हो, तो थर्ड वाला तो पूरा टैक्सेबल होना ही होना है। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 में कंफ्यूज मत होना। पॉइंट नंबर 2 है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वर्किंग एम्प्लॉइज है, उनको जो अलाउंस दिया डेली के नेचर में। लेकिन अब जो नीचे है, कहीं पर भी वर्किंग हो तुम, किसी भी कंपनी में वर्किंग हो, वहां पर अगर तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउंस दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हो ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए, इसको ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। Transportation allowance is granted to an employee to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of residence and place of his duty. इसमें 3,200 रुपीज पर मंथ एग्जेम्पशन है सिर्फ हैंडीकैप को, अदर्स को कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पूरा का पूरा ही टैक्सेबल है एक तरह से। गॉट इट? तो ये 6 पिछले पेज पे बताए जो एक्सपेंडिचर पे बेस्ड हैं, 5 ये बताए जिसका फिक्स्ड अमाउंट है। इससे पहले छोटे छोटे मैंने आपको सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, 5-7 वो बताए आपको। और अब 2 कैलकुलेशन के लाइक पॉइंट जो हैं वो बताने जा रहा हूं, एक हाउस रेंट अलाउंस और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस। सो HRA बोलते हैं बच्चों इसका, हाउस रेंट अलाउंस। मान लो तुम मेरे एम्प्लॉय हो और मैंने तुम्हें रहने के लिए घर नहीं दिया, तुम्हारे को ये कह दिया कि तुम टुवर्ड्स द रेंट ऑफ योर हाउस मुझसे एक अमाउंट लमसम ले लो, लेट अज्यूम 20,000 रुपए पर मंथ मुझसे ले लो। घर अपने आप अपनी मर्जी से किराए पर चुन लो, तो तुम्हारी इच्छा, तुम 10,000 वाला चुन लो, 12,000 वाला चुन लो, 15,000 वाला चुन लो, 30,000 वाला चुन लो, मुझे उससे तुम। तो मैं तो, अगर आपने कुछ बचा लिया एज एन एम्प्लॉयर, तो मैं तुमसे कुछ वापस नहीं लूंगा।
लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले चेक करेंगे तुमने कितना एक्सपेंडिचर किया और बैलेंस आपको कितना टैक्सेबल होना चाहिए। सो हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए का केस कैसे चलता है उसको आपने ध्यान से समझना है। अगर तुम डेली बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में सिचुएटेड हो तो आपको फर्स्ट पॉइंट, ये मैं लिख देता हूं, लीस्ट, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। ये डेली बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में इफ यू आर रिजाइड, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। हम बात कर रहे हैं आपके घर की, ना कि आपके ऑफिस की। अगर आपका घर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में है तो ठीक है, ध्यान दे। देखो बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं और गुड़गांव में वर्किंग है, तो वो तो हरियाणा हो गया। तो कौन सा प्लेस देखें? रेजिडेंस वाला प्लेस देखें। वाइस वर्सा भी है, गुड़गांव में रेजिडेंस है और वर्किंग दिल्ली में है, तो उनका घर हरियाणा में माना जाएगा। तो घर देखना है आपका, रेजिडेंस देखना। तो अगर तुम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में रिसाइड करते हो तो फर्स्ट पॉइंट 50% of salary. Second point, actual house rent allowance received from employer. And number three, actual rent paid minus 10% of salary, whichever is less. I repeat, पहला पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी, सेकंड पॉइंट है एक्चुअल एचआरए रिसीव, तीसरा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस आपको एग्जेम्प्ट होगा। और यहां पर सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी फॉर दिस पर्पस वही जो आपको लीव सैलरी में बताई है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। एवरीथिंग इज ओके ना बच्चों? Yes, sir. बिल्कुल कौन? नहीं? अच्छा ठीक है, जस्ट अ मोमेंट बच्चों, 1 मिनट का पॉज है क्लास में, 1 सेकेंड। अच्छा, सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे इसकी, बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी की प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, इन तीनों को ऐड करेंगे, जो आएगा दैट इज योर सैलरी। और उस सैलरी का फर्स्ट पॉइंट 50% ऑफ सैलरी, सेकेंड पॉइंट एक्चुअल एचआरए जो आपको रिसीव हो रहा है, और नंबर 3 पॉइंट एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इस पे बेस पहले मैं तुम्हारे को एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और हाँ ये तो है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। अगर तुम अदर देन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में हो तो बच्चों जो 50% ऑफ सैलरी है ना बच्चों, मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
यहाँ पे ना ये रूल मैं चेंज करता हूँ। अदर देन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में 40% ऑफ सैलरी चलता है, और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में ये जो 40% ऑफ सैलरी है दैट विल बी 50% ऑफ सैलरी। बस यही फर्क होता है, मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अदर देन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में 40% ऑफ सैलरी देखना है, और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में 50% ऑफ सैलरी देंगे, बाकी एवरीथिंग इज सेम। हाँ, नीचे का सेम होगा, पॉइंट नंबर 2 और 3। आप दोनों को बेटा कोई डाउट तो नहीं, तनु एंड प्रियंका? नो सर। No, sir. ठीक है, एक मिनट, मैं एक पिक आपको और भेज रहा हूँ क्वेश्चंस की, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझना। (42.1 P1 is the question. 42.1 P1 on page number 74. चेक करो बच्चों, आपके पास पिक आ गई ना? X who resides in Madras, टॉप ऑफ द पेज पे ये क्वेश्चन, एक्स और रिसाइड इन मद्रास, तो ये दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। रेजिडेंस देखने की बात का ध्यान रखना, ये आपको तंग करेगा बार बार। गेट्स 3 लाख पर एनम एज बेसिक सैलरी, और कुछ नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले जो सैलरी की कैलकुलेशन थी वो तो हमारी सिंपल होगी कि हमारी सैलरी इज 3 लाख, एंड बिकॉज ही इज रिसाइडिंग इन मद्रास, तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में फर्स्ट पॉइंट 50% ऑफ सैलरी दैट इज इक्वल टू 3 लाख, 1,50,000. नंबर 2, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। क्वेश्चन में देखो सेकंड लाइन में ही दिया हुआ है एक्चुअल HRA। ₹50,000 है। एंड थर्ड पॉइंट, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल रेंट पेड दिया हुआ नीचे 40,000, 40,000 minus 10% of salary, that is 3 lakh का 10%, 30,000 comes out to 10,000, whichever is less is exempted. ठीक है, देखो HRA received is ₹50,000, इसमें से exempt कितना हुआ? 10,000, तो बैलेंस 40,000 जो है ये आपकी सैलरी में, बैलेंस टैक्सेबल, ये आपकी सैलरी शीट में 40,000 एवरेज। गॉट इट नॉट? समझ आ गई बात? ठीक है जी। अब Yes, sir. अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है बेटा। अब एक बात का ना बड़ा ध्यान रखना, चलिए अगला क्वेश्चन में कराता हूँ। 42.1 P2, एक्स रेजिडेंस ऑफ अजमेर, ये अदर देन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास हो गया। रिसीव 1,92,000 पर एनम एज बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। In addition, he gets 19,200 per annum as DA, जो कि forming part of basic salary for competition of all retirement benefits है, और 7% commission on sales made by him है, और sales made by X during the relevant previous year is 86,000 बच्चों, and 24,000 उसको HRA मिल रहा है, और वो 21,500 हाउस रेंट पे कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको सैलरी कैलकुलेट करना है। 42.1 P2 सैलरी में बेसिक सैलरी लेनी है, दैट इज 1,92,000 प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 19,200 प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर 86,000 का 6% कैलकुलेट करोगे, तो दैट इज इक्वल टू 6020, हाँ 7%, सॉरी 7% करेंगे तो ये आपका 220, 2,11,2,17,220 रुपीज आपकी
सैलरी आ गई। गॉट इट। अब क्योंकि अदर देन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में है, तो नंबर 1.40% ऑफ सैलरी, 2,17,000, 220 का 84, ये आ गया 86,888। और नंबर 2 पॉइंट एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दैट इज 86,880, 217,220 बेटा। और एक्चुअल HRA रिसीव्ड है 24,000। एंड नंबर 3 एक्चुअल रेंट पेड 21,500 माइनस 21,500, yeah, actual rent paid is right, 10% of salary 21722, ये नेगेटिव अमाउंट आ गया। am I right? 21,500 minus 21,720, तो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव इज जीरो इन इनकम टैक्स, whichever is less, nil is exempted, whichever is less। ठीक है, तो HRA received is 24,000, less exempted amount is nil, so balance taxable is पूरा 24,000। yes or no? clear or not? yes or no? आप दोनों को ठीक है बेटा? Yes, sir. Clear. Yes. ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान से सुनना मेरी, अभी शायद अभी क्वेश्चन में ना आए, पता नहीं बाद में भी ना आए, लेकिन एज ए नॉलेज पर्पस आपको ये बात का ध्यान रखना। ड्यूरिंग द ईयर बेसिक पे या DA या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, जैसे पहले 70% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी था, फिर बाद में 80% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो गया, या फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, या HRA, या रेंट पेड, या सिटी जहां तुम रहते हो, किसी भी एक चीज में अगर चेंज आ गया, तुम अब तक दिल्ली में रहते थे, अप्रैल मई जून जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में तुम अमृतसर चले गए, उसके बाद 4 महीने तुम गोवा चले गए, रेजिडेंस तुम्हारा पूरा घर चेंज हुआ, या ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा रेंट चेंज हुआ है, या HRA मंथली चेंज हुआ है, या कमीशन चेंज हुई है, या DA चेंज हुआ है, या बेसिक सैलरी चेंज हुई है, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, अगर एक भी चेंज आ जाए किसी भी चेंज में, किसी भी फिगर में, तो याद रख लो हर मंथ का अलग कैलकुलेट करना एग्जेम्पशन अमाउंट, हर मंथ का अलग, अप्रैल का अलग, मई का अलग, जून का अलग, क्योंकि हो सकता है अप्रैल में कुछ और एग्जेम्पशन अमाउंट निकले, मई में कुछ और, जून में कुछ और, जुलाई में कुछ और, तो हर मंथ की अलग एग्जेम्पशन और हर मंथ की अलग टैक्सेबल अमाउंट निकाल के फिर पूरे 12 महीने का टैक्सेबल अमाउंट ऐड करोगे तो टैक्सेबल निकलेगा। जैसे मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स के लिए उसकी बेसिक सैलरी थी, या तीनों टोटल ऑफ सैलरी थी उसकी 2 लाख रुपए पर मंथ, और फिर जनवरी से उसकी पर मंथ सैलरी हो गई 2,20,000 रुपए। पहले रेंट था 10,000 रुपए, नवंबर से रेंट चेंज हो गया 12,000। सिटी थी पहले अमृतसर, बाद में हो गई दिल्ली। तो जहां जहां जो जो चेंज आ रहा है उसकी कैलकुलेशन, मान लो अप्रैल में जून में चेंज नहीं आया तो अप्रैल में जून की एक कैलकुलेशन करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 को इकट्ठा कर सकते हैं ना, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर उसमें भी किसी में चेंज आया तो बेटा वो पूरा कैलेंडर अलग बना देना। HRA की कैलकुलेशन बहुत आसान है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज ना आए। बाई चांस हमारे सामने 2 क्वेश्चन आए, दोनों में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही मान लो इसको, हो सकता है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन ना देके सिर्फ HRA पूछ ले, तो यू शुड हैव नॉलेज कि वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता। तो अगर कहीं कुछ चेंज आया तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन चेंज कर देना। गॉट इट और नॉट? ठीक है, राइट। आपको अनुमान प्रियंका? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों कैलकुलेशन के लायक एक सेकंड अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। और ये अलाउंस पढ़ते पढ़ते तुम्हें बहुत एंटरटेनमेंट भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा है। पहली बात तो समझ लो, एंटरटेनमेंट अलाउंस जब भी आपको मिले, पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस होता क्या है। मान लो तुम मेरे ऐसे किसी मैनेजरियल लेवल पे हो या किसी ऐसे प्रोफाइल पर हो
कि मेरे क्लाइंट, डीलर, कस्टमर, प्रोजेक्ट मैनेजर या ट्रम पट्रम या बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं, उन सबको डील तुम्हें करना पड़ता है, उनको लंच पे भी लेके जाना पड़ता है, डिनर भी कराना पड़ता है, उनका स्टे का भी इंतजाम करना पड़ता है। तो तुम जब भी जाते हो, कभी उनको डिनर करा रहे हो, कभी उनको लंच करा रहे हो, कभी ब्रेकफास्ट करा रहे हो, कभी कुछ करते हो, पैसा खर्च करते रहते हो। तो अब तक सिचुएशन क्या थी, तुम ऑफिस के अकाउंट से खर्च करते रहते हो। तो मैंने तुम्हें बोला ऐसा करो, मुझसे 25,000 रुपये पर मंथ ले लो भाई साहब या मैडम, आप 25,000 रुपये पर मंथ लो और ये सारी हेडेक अब आपकी। अब आप चाहे 5,000 खर्च करो, 20,000 बचा लो, आप चाहे 50,000 खर्च करो, मुझसे मत मांगना, ताकि मेरे को पता लगे कि एक लमसम अमाउंट कितना खर्च हो। तो अब आप फिर फिक्स कर दिया मैंने 25,000। बोलो मंजूर है? आपने कहा यस मंजूर है। हाँ, तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस, ध्यान रहे, पहली बात, पहला पॉइंट, ध्यान से सुनना, इसमें हमेशा डिडक्शन मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन का मतलब समझे ना, कि जितना जितना अमाउंट टैक्सेबल होगा सिर्फ उतना ही सैलरी में ऐड हो, ये तो एग्जेम्पशन होता है। लेकिन डिडक्शन में क्या होता है, पूरा अमाउंट, जैसे मैंने आपको 25,000 रुपीज पर मंथ दिया, तो साल भर का 3 लाख रुपए दिया, तो पहले पूरा 3 लाख रुपए ऐड करूंगा और नीचे जाके फिर उसका जितना अमाउंट की तुम्हें डिडक्शन मिली है वो माइनस। मैथमेटिक्स